संदीप जोशी जी के स्वागत से शुरू कर रहा हूँ। कल संदीप जी ने एक बहुत वृहद आयोजन किया है और मैं चाहूँगा कि पहले उसकी जानकारी प्रभाष परंपरा न्यास की ओर से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सब भी उसमें आमंत्रित हैं, जिनको कार्ड नहीं भी पहुँचा है, तो उसकी जानकारी आप दे दें। उसके बाद सोपान जोशी जी बोलेंगे उधारी और पर्यावरणीय समाजवाद कह दूं स्वराज की बजाय गड़बड़ा जाएगा। तो संदीप जी जानकारी दे दें। उसके बाद सत्र के मालिक हैं डॉक्टर सुनीलम, वो अध्यक्षता करेंगे और सोपान जी पाठ शुरू करेंगे। उसके बाद सुनीलम जी जाने और सदन जाने। आप सभी को प्रणाम। कार्ड तो भेजे गए हैं, जिनको नहीं मिले हैं मैं माफ़ी चाहता हूं, किसी वजह से नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन इंदौर से प्रहलाद सिंह टिपानिया आ रहे हैं कबीर का गायन करने, और उसके बाद आप सबके साथ भोजन होगा। बस आप आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मेवाड़ संस्थान है वसुंधरा गाजियाबाद में, IIC में 4C सेक्टर है, और मेवाड़ इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम है, वहाँ के फ्रंट लॉन में। कब है? 4:30 बजे से। आज कल शनिवार 5 तारीख को। धन्यवाद। जैसा भाई विजय प्रताप जी का आदेश हुआ है, उन्होंने सच्चा साहब को प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया। मणिमाला जी को प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया। अरविंद जी को प्रपोज किया। फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा उनका अधिकार मेरे ऊपर, क्योंकि लंबाला में चलता है, उनके आदेश का पालन करूंगा, इसलिए आपके बीच में अध्यक्ष नामांकित हुआ। ये तो 40 साल पहले जो प्रपोजल्स रिजेक्ट हुए उस स्वर में ये बात कर रहे हैं। साथियों, सोपान जी हमारे बीच में हैं और आप सब उन्हें अच्छे ढंग से जानते हैं। हिंदी अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी भी हैं। डाउन टू अर्थ में लगातार लिखते रहे, काफ़ी काम किया है, और इस समय क्लाइमेट चेंज, पानी और वाटरलेस यूरिनल्स के ऊपर काम करते हैं। और भी सब बातें शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रभाष जी के जैसा छोटा बेटा बगावती तेवर लेके रहता है, उसी तेवर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अपने विचार रखेंगे। नमस्कार। विशेषण बहुत खतरनाक होते हैं, तो कृपया उन पे ध्यान न दें, क्रियाओं पे ही ध्यान दें। उसको अफवाह मान जी, क्या माने वो। विजय जी के अधिकार, और उनके अधिकार तो उसके लिए एक तरह का यूफेमिज्म है, जबरदस्ती कहनी चाहिए। उसके काफ़ी लोग मतलब अध्यक्षता भी करते हैं, बोलते भी हैं, तो अगर तो उनमें मैं भी आ जाता हूँ। मुझे पहले एक बात कहनी है, फिर एक प्रश्न पूछना है, और फिर थोड़ी भाषणबाजी। पहले मुझे ये कहना है कि कल प्रभाष जी की मृत्यु को 2 साल हो जाएंगे। कई लोगों ने उनको कई तरह की श्रद्धांजलियां दी हैं, कई किताबें निकली हैं, बहुत लेख आए हैं। अगर मुझे कोई एक चीज चुननी होगी तो आज सुबह के पहले वक्ता परंजय गुहा ठाकुरता, उनका नाम परंजय है, परंजय गुहा ठाकुरता के काम के बारे में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा। अगर पेड न्यूज़ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट जारी करनी पड़ी, तो उसके पीछे अगर एक नाम है, तो वैसे नाम तो कुछ और भी होंगे, आमतौर पे हम लोग ये इसलिए करते हैं कि हमारे लिए आसान रहता है, तो परंजय होंगे। और उन्होंने श्रद्धांजलि के भाव से नहीं किया है। जब उनको ये पहली बार पता लगा, तब उनको लगा ये काम करने लायक है। वो जहां कहीं हो सके प्रभाष जी का नाम लेते हैं, लेकिन वो करते इसलिए नहीं है कि ये प्रभाष जी को श्रद्धांजलि है। वो करते इसलिए हैं कि ये काम उन्हें करने लायक लगता है। और मेरे ख्याल से श्रद्धांजलियों में ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि हमें प्रेरणा कहीं से भी मिले,
काम वो हो जो करने लायक हो। इसके बाद मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो आज के शीर्षक के बारे में है। पर्यावरण संकट या इकोलॉजिकल क्राइसिस हम किसे मानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। जो कोई बताना चाहे उनसे। आप ही बताइए, हम लोग तो सुनने आए हैं। कोई भी बताना चाहे। आप ही बता दीजिए खुद ही। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो आपके जाहिर है कि आप ही के पास मेरे पास आप लोग मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे रहे हैं, मेरे पास इस सवाल के जवाब में और कई सवाल हैं। हाँ तो ठीक है ना, सवाल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक परिभाषा तो मिले। नहीं, वैसे तो ये विषय जो है बड़ा तकनीकी विषय है, लेकिन मोटे तौर पे जो मीडिया में आजकल जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट भी आता है, लाइक क्लाइमेट रिपोर्ट, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना वो बढ़ गया, आज इसका लेवल ये था, टाउन वाइज और सिटी वाइज एनडीटीवी में आया करता था। अगर उसको अगर पैरामीटर माने साइंटिफिक तरीके से कितना रिक्वायर्ड है हमारे इस इन्वायरमेंट के लिए, हमारी इस इकोलॉजी के लिए, अगर वो लिमिट बढ़ जाता है तो वो इम्बैलेंस है। बाकी विस्तार से कोई विशेषज्ञ इस पर बताता है। और कोई बताना चाहेगा? जीव मात्र को जो भी हमारे पर्यावरण में आजकल चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं कि एक नॉर्मल लाइफ, तो वो सारी चीज़ आजकल हम मानते हैं कि पर्यावरण पे संकट है और पर्यावरण के प्रदूषित कर रही हैं। वो चाहे विचार की हो या कोई भी टेक्निकल चीज़ आप ले लें, गैस है या पानी है, प्रदूषण है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे। बिल्कुल, वहाँ एक हाथ। मनुष्य और प्रकृति के। चंदन जी परिचय बोल। मेरा नाम चंदन है और मैं इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज नाम की एक वेबसाइट के लिए काम करता हूँ। ये एक परियोजना है जो CSDH चल रही है। जी, मैं भी बताऊंगा जी, अभी बोले नहीं है, वो खत्म नहीं है। बता लें ना, ना। मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का ऐसा बदलाव जिसमें निष्कर्ष के तौर पे अनिवार्य रूप से ये पहुंचा जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व संकट में आ गया। इस परिभाषा में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। पर्यावरण संकट जब हम कहते हैं परिभाषिक तौर पे, तो ये माना जाता है कि ये बदलाव ह्यूमन इंड्यूस है। और इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये संकट खुद प्रकृति के अपने कारणों से हुए बदलावों के वजह से भी हो सकता है। कभी रहा लोधी रोड के आसपास WWF या ऐसे और कई इंस्टीट्यूशन जो पर्यावरण को उजाड़ कर बनते हैं और उसका सबसे ज़्यादा दोहन करते हैं, और ऐसे लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं जिन्होंने कभी पर्यावरण का दोहन ही किया, जैसे हमारे अभी जिसके बारे में चर्चा हो रही थी आदिवासी, उसे पर्यावरण का क्या बोलते हैं कोई। जी, अच्छा, एक चीज तो जी, जो साथी ने परिभाषा दी है मनुष्य और प्रकृति के बीच में, उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मशीन का भी काफ़ी रोल है। मशीन भी बैलेंस और डिसबैलेंस करती है, तो यही मैं एक चीज़। मुझको लगता है कि हम लोग आपकी बात अब हो जाए, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो जी, माइक खोले, माइक खोले। ये जो टर्मिनोलॉजी है जिस फिनोमेना के लिए कही जा रही है उसके लिए बहुत इनएडिक्वेट है, ये फिट ही नहीं। कहीं आपने बोला पर्यावरण संकट जो आज हमारे सामने विद्यमान है उसके कई फेसेट हैं। अब हमारे कई फेसेट्स नहीं, किसे कहते हैं पर्यावरण? पर्यावरण संकट, जहाँ पर परिभाषा पर्यावरण संकट, जब हम जो पर्यावरण से जो जो उसमें जो डिसबैलेंस हो जाता है, अब उसको रोकने के लिए, क्योंकि अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर गल रहे हैं और अब
पर्यावरण खराब हो रहा है, तो जैसे साउंड पॉल्यूशन खराब, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहा है, पॉल्यूशन पर्यावरण की कई वो जो है फेसेट है। लेकिन मैं मेनली जो बात कहना चाहता हूँ कि आज मनुष्य जो पर्यावरण का जो संकट है वो मानव निर्मित है। मानव ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हर किस्म से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। आज जब देश आजाद हुआ तो जो पानी के स्रोत थे पहाड़ों में खत्म हो गए, और जो उसकी वजह ग्लेशियर, जो ग्लोबल वार्मिंग से जो अंधाधुंध हम जो पेड़ों की कटाई और पॉल्यूशन क्रिएट करके और जो उससे जो हो रहा है वो आज हमें इस दहलीज पर ला दिया है कि अगले 25-30 सालों में हमारे जो समुद्र के किनारे जो ग्लेशियर गल जाएंगे। आपने उनकी बात को जोड़ दिया तो वो पता लग गया। हम लोग अभी डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता हूँ कि मानव जब अपनी अनिवार्यता से अधिक प्रकृति का प्रयोग करता है, उसका दोहन और शोषण करता है, वो उसके लिए पर्यावरण का संकट। जी साथियों, मेरा निवेदन ये है कि हम लोग सुने क्योंकि और जो साथियों को निकलना है अपनी बात। चलिए, पहले एक बात, आज पहले सत्र में बहुत सारी चिंताएं जताई गई, तो मैं आप लोगों को चिंता और ग्लानि से मुक्त करना चाहता हूं। धरती पे आज तक जितनी भी स्पीशीज रही हैं उनमें से 95% मर चुकी हैं, और उनके मरने में हम लोगों का योगदान बहुत कम था। और पृथ्वी पे आज तक जो संकट आए हैं उनमें हम बहुत मामूली संकटों में हैं। पृथ्वी तकरीबन 500 से 600 करोड़ साल पुरानी है, और हम लोग अगर अतिशयोक्ति रस का इस्तेमाल भी करें तो 2 लाख साल से ज्यादा पुराने नहीं है। और हम लोग जब सब मर के खत्म हो जाएंगे और जब IIC में वापस नदी बहने लग जाएगी, उसके बाद भी धरती ऐसी ही रहेगी। तो हमारी जो ग्लानि और कुंठाएं जो हैं उनसे हमको कहीं ना कहीं पहले मुक्त होना पड़ेगा। और पर्यावरण अगर बदल रहा है तो उसका बहुत बड़ा एक कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं अपना रोल बहुत बड़ा मानते हैं। कहीं ना कहीं हम अभी भी ये मानते हैं कि धरती हमारे ही आसपास, मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारे इर्द गिर्द घूमता है। मित्रों, ऐसा है नहीं। कैसे नहीं है ये मैं बताऊंगा, लेकिन आज अग्निवेश जी ने एक टर्म इस्तेमाल करी थी, एंथ्रोपोजेनिक, वो जरा ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक। अब जरा बात ब्रह्मांड और 6 करोड़ साल से पिछले 25 साल और मेरे और मेरे भाई के बीच में ले आए। जैसा हम सब घरों में, हमारे सबके घरों में होता है, कपड़े आमतौर पे बड़े लोगों के छोटों के पास आते हैं। तो मेरे पास भी अपने भाई के और दूसरे चाचा, काका, बाबा लोगों के कपड़े आते थे। अब उसमें कुछ कपड़े तो ठीक से बैठ जाते थे, जैसे भाई का मेरा आकार, कोई आकार प्रकार बहुत ज्यादा अलग नहीं है, शायद पसीने की बदबू भी ऐसी हो, तो वो कपड़े फिर भी थोड़े बहुत फिट हो जाते थे। लेकिन अगर दूसरों किसी के कपड़े हो तो वो कोई अगर मित्रों के आसपास हो तो कहते थे ये क्या पहन रखा है, ये जूता बड़ा क्यों है, या ये कुर्ता बड़ा क्यों है। उसका कारण ये है कि उन कपड़ों को कभी ऑल्टर करके अपने हिसाब से बनाया नहीं गया। हम लोग बहुत सारे आइडियाज ऐसे ही कहीं ना कहीं से लेते हैं, उनको बिना ऑल्टर करे पहनते हैं, और जब कोई सामने वाला कहता है कि ये अटपटा लग रहा है तो हमें समझ में नहीं आता। ये अगर कपड़े केवल हम अपने लिए पहने तो ठीक है, क्योंकि कपड़े पहनना एक जरूरत है, लेकिन उधार के कपड़ों की बहुत सारी फैशन परेड आपको दिखती रहेगी, जहां पे बाकायदा उधार के विचारों की नुमाइश लगती है। और वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का और हम जो इसे पर्यावरण का संकट मानते हैं उसका कारण है, और कहीं ना कहीं वो हमारी ग्लानि का भी कारण है। जैसे आजकल बहुत इस्तेमाल होता है किसानों की आत्महत्या।
अब मैंने पिछले कुछ वर्षों से इतना सुन लिया है कि मुझे लगता है किसान वही होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। जो आत्महत्या नहीं करते वो शायद किसान ही नहीं होते। ये कोई नहीं बताता कि कितने करोड़ किसान अभी भी खेती करते हैं, या वो खेती करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किसान की रेलेवेंस केवल उतनी है जितनी वो आत्महत्या करके हासिल कर सके। ये भी टर्मिनोलॉजी की दिक्कत है, और कारण ये है कि हम लोग ज्यादातर किसानों के बारे में वो बात करते हैं जिनके बहुत ज्यादा किसान मित्र हैं नहीं। क्योंकि जब भी विशेषणों में और टीका टिप्पणियों में बात की जाती है तो हम दूसरों की बात कर सकते हैं, अपनी नहीं कर सकते। इसी का एक हिस्सा होता है धरती को बचाने का। बहुत चिंता होती है आजकल। आप कोई भी क्लाइमेट चेंज की बातचीत लेंगे या किसी भी पर्यावरण के संकट की बातचीत लेंगे तो उसमें बचाव पे बड़ा जोर होता है कि देखो ये जानवर कम होने वाला है, इसको बचाने के लिए कुछ करना है। कोई ये नहीं पूछता कि जानवर तुमने बनाया था, तुमको पता भी है कि ये कैसे चलता फिरता डुलता है। और इसीलिए आज पहले सत्र में बात हुई थी शीर्षक को लेकर, तो वो शीर्षक एक बार हमको फिर से देख लेना चाहिए। पर्यावरण संकट और इकोलॉजिकल क्राइसिस एक चीज नहीं है। चाहे उसकी टर्मिनोलॉजी हिंदी में कितनी भी खराब क्यों ना लगे, इन दोनों को एक सा कहना कुल मिला के हमारी समझ के दायरे साफ साफ दिखाता है। और इन दोनों में फर्क समझना हो तो हमें वापस उसी शब्द पे जाना पड़ेगा, एंथ्रोपोसेंट्रिक। इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो सकता है, पर्यावरण स्वराज हो या नहीं हो ये मेरी कल्पना के परे है, लेकिन इकोलॉजिकल क्राइसिस नहीं हो सकता, क्योंकि इकोलॉजी का कोई क्राइसिस नहीं होता। अगर हम लोग सब मर गए तो हमारे शरीर सड़ के कुछ ना कुछ और बनेंगे और उनमें से किसी और तरह का जीवन निकलेगा। अब तो ऐसे भी जीवाणु ढूंढे जा चुके हैं जो रेडियो एक्टिविटी में रह सकते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के पानी के समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर नीचे भी पाए जाते हैं। तो जीवन कोई हम लोगों का या हमारे विचारों का या हमारी संज्ञाओं का मुहाफिज है, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें एक स्टेटस चेक की जरूरत है कि हम क्या हैं और हमारी औकात क्या है। ये औकात याद रखे बिना हम कुछ अच्छा काम कर भी नहीं सकते। पर्यावरण का संकट वो होगा जो हमें हमारा जीवन जीना दूभर बनाता हो, और पारिस्थितिकी का संकट वो होगा जब पारिस्थितिकी खत्म ही हो जाए। अब हमको ये नहीं पता कि जीवन शुरू कैसे हुआ था, तो खत्म कैसे होगा ये तो पता करना और भी कठिन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पर्यावरण की और पारिस्थितिकी की चिंता के पहले हमको अपनी भाषा और अपने विचारों पे चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे विचार भाषा में ही उद्बोधित होते हैं, भाषा में ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसलिए हम उसको भाषा से ही उसका अगर कुछ निदान निकलता है तो वो भाषा से ही निकलेगा। अगर हम पारिस्थितिकी शब्द का नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो हमें पर्यावरण का भी नहीं करना चाहिए। और पर्यावरण ऐसी चीज है नहीं जिसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बनानी पड़े, जैसी सरकार ने बनाई है। पर्यावरण का अगर कुछ होना है तो वो तभी हो सकता है जब बाकी मिनिस्ट्री पर्यावरण का ध्यान दें, क्योंकि वो भी उसी पर्यावरण में रहती हैं। लेकिन एक अलग मिनिस्ट्री बना के ये हो जाता है कि चलो पर्यावरण का काम हो गया, जैसे पर्यावरण के कुछ संस्थाएं बना के हो जाता है कि अब पर्यावरण का काम हो गया। अगर हम आसपास पर्यावरण की कुछ भी संज्ञाओं को ले तो हम पाएंगे कि उन संज्ञाओं का हम कुछ खास किस्म की बैठकों में इस्तेमाल करते हैं और जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री कभी तब नहीं इस्तेमाल होता जब हम घर बनाते हैं।
लेकिन LULUCF पे नेगोशिएशंस कितने इंटेंस होते हैं ये आप किसी भी नेगोशिएशन जानने वाले से कर लीजिए। अब जब हम उसको एक्सटर्नलाइज करके उसकी बात करते हैं तब हम अपने आप को बाहर रखते हैं। अपने आप को बाहर रखने से हम वैचारिक हो जाते हैं और बाकी लोग जो हैं उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं धरती को बचाना और वन्य प्राणियों को बचाने का बोझ भी इसी का हिस्सा है, और जब तक हम इस बोझ से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम कुछ अच्छा काम करने में असमर्थ पाएंगे, क्योंकि हमारे ध्येय जहां से आएंगे वहां पे काफी संकट है। असल में ये संकट हमारे विचारों का है, और क्योंकि हमारे विचारों का संकट है इसलिए वो हमारी भाषा के कचरे में दिखता है। आप पाएंगे आमतौर पे खासकर जो फॉर्मल हिंदी का इस्तेमाल करते हैं वो क्रियाओं को तोड़ के उनसे संज्ञा बनाते हैं। सड़क चौड़ी नहीं होती, सड़क का चौड़ीकरण होता है। उदारीकरण होता है अर्थव्यवस्था का। ये उसी वैचारिक कचरे की देन है जो हमको चीजें सीधे समझने से रोकता है। अगर हमको चीजें सीधी कहनी पड़े तो हमको असत्य को असत्य कहना पड़ेगा और सत्य को सत्य कहना पड़ेगा। अगर आप क्लाइमेट नेगोशिएशंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो लोग नेगोशिएट करने जाते हैं वो बहुत कम उम्र से उनकी ट्रेनिंग इस चीज की होती है कि वो हारे ना। ये वो लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि नेगोशिएशन युद्ध का एक रूप है। जैसे युद्ध हारना राष्ट्रीय शर्म होती है, वैसे ही अपने देश के हितों को नेगोशिएशंस में हार जाना बहुत बड़ी हार होती है। तो 193 देश वहां मिलते हैं, उनमें से कोई एक हारने को तैयार नहीं है। हर एक कहता है जिम्मेदारी उसकी है और वो करेगा। लेकिन इन सब लोगों में पर्यावरण की गहन चिंता होती है। सबसे बड़ा डेलीगेशन अमेरिका का आता है। आमतौर पर 500 से 600 नेगोशिएटर्स आते हैं, और ये वो देश है जिसने आज तक क्योटो प्रोटोकॉल माना तक नहीं। अब ये बहस इस तरह की है कि इस बहस में भाग लेकर ही हमारी हार हो जाएगी। इस बहस को जीतने का कोई तरीका नहीं है। अगर हमको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस के नेगोशिएशन से कुछ ऐसा निकल आएगा जिससे पर्यावरण का संकट टल सके, तो उनमें से कोई एक यूएन के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के समझ के बदला दे। क्योंकि यूएन में ये सिखाया जाता है कि कैसे आप कई पेज लंबी एक पुस्तक लिख दें और उसमें कुछ ना कहें। नेगोशिएटर्स पूरे दिन बात कर सकते हैं और वो आपको एक बात ऐसी नहीं बताएंगे जो आपके मतलब की हो, क्योंकि वो वहां पे जीतने के लिए आए हैं और सत्य और उनकी जीत साथ साथ नहीं है। अब इसका समाधान क्या निकल सकता है, ये बहुत अलग चर्चा का विषय है। उसके लिए शायद विजय प्रताप जी को कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इन विचारों और इस भाषा के दायरे में जब हम पर्यावरण संकट या इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसी संज्ञाएं इस्तेमाल करेंगे, उसमें आगे की बातचीत संभव नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और ये भी दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अपने आनंद के लिए कुछ कर रहे हो तो उसमें अपना कार्बन फुटप्रिंट ना गिने और किसी और का भी ना गिने। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साथी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सच्चा साहब से मैं आग्रह करूंगा। सच्चा साहब इधर ही आ जाएंगे। और इसी संदर्भ में एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी एक बार साथी बोले, फिर उसके बाद में सबकी टिप्पणियां हम लोग लेंगे, जितना समय बचेगा उसके मुताबिक। आइए।
हाँ हाँ परिमला जी, आप भी यहाँ पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि मैं काफ़ी जैसे बताया, मैं इसके मामले में एनवायरमेंट के मामले में पर्सनली बहुत इग्नोरेंट। मेरा यहाँ आना इसलिए हुआ कि मेरे लीडर विजय प्रताप और सुनीलम जी, जो कि इस एनवायरमेंट को बहुत पहले से जानते हैं, और उस नाते शायद थोड़ा बहुत मुझे भी इल्म है कि एनवायरनमेंट आजकल बहुत हो गई कि शायद न्यू डिस्कवरी है। विजय और सुनीलम दोनों जानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी ने जब लघु डैम और लघु यंत्र की बात की थी, स्मॉल डैम्स, स्मॉल थिंग, तो ये कोई एक वहम नहीं था। इट वॉज बेस्ड ऑन दिस environmental degradation which will take place. और पंडित नेहरू ने भी जब भाखड़ा डैम बना, गोदावरी कॉर्पोरेशन का डैम बना, उस वक्त उनकी सोच ये थी these are temples. ये डैम्स जो है they are modern temples. और शायद I don't know whether you know but I read it. मैंने का लेख है कि जो 15 साल बाद उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था उसकी बाबत सोच करनी पड़ेगी। whether these big temples, big dams are the thing. हाँ, वो ज़्यादा एनवायरमेंटल का इसलिए होगा क्योंकि हम उससे निकल गए, हमने वो रास्ता नहीं इख्तियार करा जो हमको चाहिए था। और एनवायरमेंटल के लिहाज से हिंदुस्तान में और इस सारे मुल्कों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का सवाल नहीं था। सारे गांव तो फॉरेस्ट बचे होते थे, शॉर्ट बचे होते थे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग नेचुरली एंड इट इज इनएविटेबल फ्रॉम द एग्रीकल्चरल टू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। अब उसमें भी आप कैसे करेंगे, दे आर मैटर ऑफ कंपल्सरी, बट इसलिए ज़्यादा अर्जेंट हो गया वेस्ट पहले तो बढ़ता गया चलते गए, नोबडी बॉदर्ड, जब तक उन्होंने अमेरिका ने वगैरह ने सब कुछ करना था। जब इतने बढ़ने से कुछ लगा कि ग्लोबल चेंज हो रहा है, पानी कम हो रहा है, वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक मुहिम शुरू हुई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब उसमें उनसे जब ये पूछा जाता है, एज यू ऑल नो, कि हिंदुस्तान में तो जो एनवायरमेंटल है पोल्यूशन और जिसको कहते हैं वो अभी 1% 2% भी नहीं है, एंड यूएसए एंड वगैरह दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। और जो अब ये बात करने जाते हैं, जब इंटरनेशनली बात होती है तो उसमें होता है कि ये कट जो हो पूरा हो। जब ये नहीं माना तो एक इंसल्टिंग अल्टरनेटिव दिया जाता है कि आप लोग पैसे ले लो, आपके पास क्योंकि जो सेविंग है एनवायरमेंटल की वो आप नहीं करो तो हम बेस्ट वाले आपको दे देंगे, और कई इंडस्ट्रीज कर रही हैं। और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान में ये परमिटेड हो गया है मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज के, भाई आप अपना नहीं पोल्यूशन करोगे, आप उनसे पोल्यूशन सेविंग बाई करें। सो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। As a matter of fact, I forget the name, जो प्रेसिडेंट यूएसए का एक दफा इलेक्ट हुआ था, आपको याद है कि 30-40 साल हुए जबकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल की बहुत किल्लत हो गई बिकॉज महंगा हो गया ऑयल। तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि देयर इज नो ऑयल शॉर्टेज, ऑफ कोर्स द ओनली थिंग इज दैट पीपल विल हैव टू वेयर पुल ओवर इन देयर रूम्स। हम जाते हैं, जब आप लोग बाहर जाते हैं तो बहुत हम प्राउडली आके कहते हैं, कोई लोग कहते हैं वो इंग्लैंड की सर्दी में दिसंबर जनवरी में मैं गया, कमीज से बैठा था साहब, क्या मजा है, कमीज से बैठे थे, सर्दियों में सर्दी लगती है। We don't see the consequences. What is it due to?
हम आते कहते हो यार यहाँ तो बड़ी ठंड लग रही है, स्वेटर डालना पड़ रहा है, कोट डालना पड़ रहा है, वहाँ गए थे अंदर बैठे थे बड़े मजे से। Do we realize that it is because you are using more oil, you are degrading the environment? तो दिस इज एन ओवरऑल थिंग जो कि हम लोगों को इस चीज़ पर सोचनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, जिसमें कि पहले ही हमारा शुरू में फॉरेस्ट्री लिविंग थी, तो वो तो एनवायरमेंटल प्लेजेस थी। एक बात और अभी एक ने कही, इसके मीट करने के लिए अभी जो एक मैं आई डोंट नो सेक्रेटरी मेरे ख्याल में वो आपके फॉलो करते हैं, आई डोंट नो। आजकल वो हमारे बड़े जो झगड़े भी चल रहे हैं और एटॉमिक प्लांट के हर जगह जयपुर में, अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन एनवायरमेंटल डिजास्टर, इट्स ए टोटल एनवायरमेंटल डिजास्टर। अब हाउ इज इट बीइंग सोल्ड इज ऐसा वो सस्ती है। अब वो कहते हैं झूठ बोलने के कई तरीके होते हैं। एक तो मैं सवाल झूठ बोल सकता हूँ कि ये मीडिया में ये विजन है, एक मैं ये उसको छुपा के किसी तरीके से कह सकता हूँ। व्हाट इज बीइंग सेड इज प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट वो कोल की प्रोडक्शन से कम है। दैट इज व्हाट इज सेड। वो 3 रुपये 4 रुपये बनती है, ये 6 रुपये बनती है। दैट इज व्हाट इज सेड। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एटॉमिक प्लांट की जो लाइफ है वो 20-25 से ज्यादा नहीं है। उसके बाद द होल प्लांट हैज टू बी एंटोम्ड, उसको 150 फीट जमीन में भरना पड़ता है। उसकी कॉस्ट वो नहीं लगा रही है, जो पोस्ट कॉस्ट है वो नहीं इंक्लूड हो रही है। दिस इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट। और उसके बाद द डेंजर जो कि हर जगह होता है, वो डेंजर ऑफ लीक इज परमानेंटली देयर। अभी तक वहाँ पीछे अभी वो 100 साल के बाद भी गुजरा है in countries like USA and others which are far more advanced in this line than we are, उन्होंने बंद कर दिया। These atomic plants are coming to us because now in Europe, France, Germany have by legislation banned it. वहाँ legislation उन्होंने बैन कर दिया है कि हम नहीं इसको अलाउ करेंगे। That's another environmental danger जिसके लिए आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके मुकाबले का कोई डेंजर है ही नहीं जो हमारे सामने आ रहा है। दूसरा, आप बताओ कि लोगों को आता नहीं। अब नर्मदा डैम के सिलसिले में मुझे याद है कि आई थिंक mid-90s गुजरात नर्मदा डैम के मामले में आम आदमी को एक पागलपन का दौर था कि इस जैसी चीज जो है वो कमाल की है, सब कुछ कर दे। मैदा वगैरह और उसके साथ ही इस पर लड़ रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो एक दफा बदतमीजी करी, उसके साथ सारा गुजरात कि साहब ये तो हमारे गुजरात की बढ़ाई के लिए और प्रोग्रेस के लिए है। तो मैं इस वक्त यूसीएल का प्रेसिडेंट था, तो मैंने कुंडे जी बहुत बड़े थे, इसलिए वी वांटेड ए वेरी गुड टीम टू गो टू गुजरात टू इन्वेस्टिगेट। तो तारकुंडे जी और कुलदीप बैजर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप जाइए और जाके वहाँ पता कीजिए। आप मानेंगे कि इस किस्म की हवा थी कि गांधीइट्स एंड सम ऑफ आवर पीयूसीएल पीपल ने हमको चिट्ठी ऑब्जेक्शन की भेजी कि आपने इनको क्यों भेजा हमारे पूछे बगैर, बिकॉज फॉर देम नर्मदा वाज लाइक ए देवी, इट वाज ए टेम्पल फॉर देम एंड देयरफॉर एनीबॉडी इंक्वायरिंग कि भाई उन लोगों ने जिन्होंने सड़कों पे मारा है, उनको बदतमीजी की है, उसकी इंक्वायरी की जाए। और फॉर नो लेस पीपल देन दिस स्टॉलवर्ड्स लाइक तारकुंडे जी और रैयर साहब, उस पर उन लोगों ने चेक करा जो हमारे कुछ गांजाई थे और जो हमारे खुद पीयूसीएल के मेंबर। तो ये एक जो वहम था वो अब ये हालत ये है कि यू गो टू एनीबॉडी इन गुजरात, अहमदाबाद में किसी के पास जाइए, he will tell you that it's been a disaster. It's a fault. Supply to water की होड़ी पाई, कैनाल्स बनी नहीं है, cost has overrun. And if you talk of the environmental thing, आपको शायद पता होना चाहिए कि इसको शुरू में
वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस करना था, तो सम ऑफ अस वर अगेंस्ट इट, देन लर्दर एटसेट्रा वो उन्होंने पिटीशन करा वर्ल्ड बैंक को, एंड वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, even the World Bank, I mentioned World Bank, which by no means is a very human right activist, but there are certain limitations because of the international law obligation of UN. तो ये है कि जहाँ आप डिस्प्लेस करो वहाँ आपको उनकी रिहेबिलिटेशन नेसेसरी है, जो कि सुने लोग कि अभी वहाँ नहीं हो रही है, जिसके लिए लोगों को निकलना पड़ा है। एंड सिंस दे डिडंट हैव एनी प्रोग्राम, दे स्टॉप्ड, उन्होंने फाइनेंस बंद कर दिया था। And all this finance was given by the government of India, of all the governments. I'm not talking of any particular government, all the governments in the sector financed. So therefore, the fight against environmental is obviously a very big one. मगर इस चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो इसमें कि भाई उनसे हम पैसे ले लेंगे तो अमेरिका और यूएसए और जो बिग फ्रांस और वगैरह है वो तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट खराब करते जाएंगे। इस पर हमको सोचना पड़ेगा। अभी बेटे ने बात करी भाई के कपड़े की, तो शायद आपने बहुत प्राउडली बात करी। बेटे मैं आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरे वालिद साहब की, और उनको यहाँ से गए हुए 25 साल, सो कोई उससे एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा ना जी, रिसाइकिल होता रहेगा। नहीं तो इसी these are small things. The real thing is the big thing. अब ये भी कहना गलत है, वो बाहर वालों को तो ठीक है, but you can't tell the people in India अपनी जरूरियात को कम करो। अरे क्या जरूरियात को कौन कम करेगा? 70% आदमी तो आगे 20 रुपए से नहीं अपना गुजारा कर सकते। Telling us कि अपनी जरूरियात को कम करो is a demand of the West. 20 रुपए में हम आगे नहीं डेली हमारा आदमी कर सकते। हिंदुस्तान का इस वक्त आदमी जो गवर्नमेंट के पॉवर्टी लेवल पे है, वो जो 1947 में पॉपुलेशन थी अनडिवाइडेड इंडिया की, उससे डबल है। उस वक्त हम 30 करोड़ थे, इस वक्त 60 करोड़ आदमी, अकॉर्डिंग टू 50 करोड़ आदमी इस वक्त गवर्नमेंट के फिगर्स के अपने मुताबिक इज अंडर द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मीन्स 32 में 22 में आपने पढ़ी लिया है प्लानिंग कमीशन के मुताबिक, जो कोई मानते हैं कि हमारे फिगर्स नहीं, प्लानिंग कमीशन के फिगर्स है, which is 1.5 times of what we were the whole of India in 1937. And therefore, my own feeling always has been the worst form of environmental degradation is the poverty. There is no greater human right violation. क्योंकि environment ठीक है, human right violation है, but there is no greater human right violation than poverty. और एनवायरनमेंट का अगर आपने करना है तो फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, यू गो इवन टू दिल्ली वेयर यू डोंट हैव अ वाटर, 38% ऑफ द पीपल डोंट हैव वाटर इन देयर होम्स, 60% ऑफ द होल ऑफ इंडिया डोंट हैव टॉयलेट्स एट होम, दे गो आउट फॉर टॉयलेट्स। ये तो सिचुएशन है। तो जब हम इस चीज़ को बात करते हैं तो आई थिंक वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट द वेस्ट टेल्स अस। दैट डजंट मीन कि हमने कोई चीज़ का ख्याल नहीं करना है, but these are the bigger problems जो कि सामने आती है, so that we don't fall in track through this international compulsion of looking, telling us about all these things when the real problems are with us. I'm quite sure most of you are far well informed than me, and you make some real efforts. मैं एक छोटा सा रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। कुछ 60 के मैं अभी ये अरुण जी को बता रहा था, हम लोग अगर क्लाइमेट चेंज से डील कर पाए किसी तरह से, तो वो केवल अपनी गरीबी की वजह से कर पाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बचना कैसे है ये हमको गरीब से गरीब लोग ही बता पाए। इसका कारण कैसा है, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 60 के दशक में अमेरिका में दौड़ने का बहुत फैशन चला। ये वही दौर है जब नाइकी, रीबॉक, एडिडास और ऐसी सारे जूते बनाने वाली कंपनियों की सेल्स बढ़नी शुरू हुई। 90 के दशक में ये समझना आना शुरू हुआ कि बहुत सारे लोग दौड़ने की वजह से चोट खा रहे थे। किसी को समझ में नहीं आया ये क्यों हो रहा था। कुछ साल पहले एक एवोल्यूशन की थ्योरी बनी है जिसको कहते हैं एंड्योरेंस रनिंग
हाइपोथेसिस जो ये कहता है कि हम लोग इसलिए बच पाए क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ सकते हैं। उस पर देखते हुए कुछ लोग तेरा हुमारा नाम की एक मेक्सिको के लोग हैं जो तेरा हुमारा कहलाते हैं, वहाँ पहुँचे। वो लोग एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर दौड़ते हैं और नंगे पैर दौड़ते हैं। तो उनको समझने की कोशिश में लोगों ने देखना शुरू किया कि ये चोट क्यों लग रही थी। समझ में आया जूते की वजह से चोट लग रही थी। अब आप पाएंगे कि न्यूयॉर्क मैराथन में कम से कम आधे लोग नंगे पैर दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज वो जूता है जो हमने पहन लिया है ये मान के कि ये गरीबी से हमको छुटकारा दिलाएगा और वो हमारी एड़ी तोड़ रहा है। तो अगर हमको क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमको नंगे पैर दौड़ना वापस सीखना पड़ेगा। बट फ्रैंकली मेरा आपसे डिफरेंस है। नंगे पैर हम जो जाते हैं वो हम एनवायरमेंटल की वजह से नहीं जाते, वो हम इसलिए जाते हैं कि मैं असल में इम्पोर्टिंग आइडियाज वाला जो आपने कहा वही पूरा मसला है। इम्पोर्टिंग आइडियाज जो है सोच करके अनुकरण करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए कई आइडियाज, एवरी आइडिया इम्पोर्टेंट इज नॉट ए बैड आइडिया। फ्रैंकली आप समझते हैं कि हमारा मोहन बगान, आप ये कहेंगे मोहन बगान ने उस वक्त यूरोप की टीम को 1911 में हराया था, नंगे पैर वो चलते थे। बट वन ऑफ द रीजन आई फील कि मोहन बगान उतना इंटरनेशनल फुटबॉल में नहीं जा सका बिकॉज दे डिडंट हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट। इसमें तो कोई शर्म की बात ही नहीं। ये हम कहाँ से चल गए कि भाई ये जो फैसिलिटीज है इतना दैट हैज नथिंग टू डू विद एनवायरनमेंट की दूसरी चीजें, इन चीजों को मत करिए। कल के ये आप वो कपड़ा भी ज्यादा नहीं डाले, टीवी नहीं डाले तो एक अच्छा वो मैं भूल गया कहना। दो बात हुई थी लैंग्वेज, बात की लैंग्वेज की। तो मैं उसको पता नहीं वो कैसे आ गई, एनवायरनमेंट में तो आनी नहीं चाहिए थी, मतलब वो आ गई। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो जबान है अखबारों की, कम से कम मेरे लिए, एंड फ्रैंकली डोंट थिंक मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ, मैंने FA संस्कृत की। सो इट्स नॉट कि मैं कोई हिंदी से दूर हूँ। हाँ, हिंदी की किताबें आजकल नहीं पढ़ता, बट आई हैव डन FA संस्कृत, सो आई कैन रीड इट। जो लैंग्वेज है वहाँ आज के अखबारों में, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, मेरे ख्याल में वो आम आदमी की लैंग्वेज है, आम आदमी की लैंग्वेज नहीं है। आप लोग किसी को कहिए जाके चांदनी चौक पे वो पढ़ के आपको उसमें से एक 4 लाइनों मैंने पढ़ा तो मैं नहीं समझता। सो आई डोंट नो व्हाई इट इज वो ज्यादा पर्यावरण को लेकर नहीं, प्रभाष जी को याद करते हुए भाषा प्रभाष जी की लैंग्वेज बड़ी वही प्रभाष जी की लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया आई वाज रीडिंग नो वेरी डिफरेंट। I said his language was a language of the masses, community, जो कि समझे, जिनको अपील, जिनको उनको जाना है। अब आपने अगर बहुत मुश्किल लिखना है तो फिर तो you don't have to bother। किसी प्रभात जी की लैंग्वेज आती थी to the common man, so he has to be there। बट अगर आप कॉमन मैन को एड्रेस ही नहीं करना, कॉमन मैन को एड्रेस ही नहीं करना, तो ये ऐसे ही है। आई रिमेम्बर इंसिडेंट इन आवर स्कूल, हमारे वो बस प्रिंसिपल होते थे सुल्तान जो पीछे वाइस चांसलर he had gone to India and when he came he was teaching us in the special class English and का innocent। हमसे पूछा कि हमने कहा innocent का कोई पूछा तो क्या अल्टरनेटिव है इंग्लिश में, frankly none of us knew। and then he told us it is unsophisticated। so मैंने innocent का अगर अल्टरनेटिव unsophisticated है तो फिर तो वो रहने ही दीजिए। I think that is why environment में हम ये भी कर रहे थे, जो फैसिलिटीज है उसको जैसे मेरे ने कहा कि भाई नहीं साहब जूतों से नंगे पैर फिरिए। अगर ये कहेंगे तो फिर तो सरमाएदार को बहुत ही मौका मिल गया, वो खर्चा ही खत्म हो गया हमारा। तो पूरी हो जाएगी। अच्छा साहब आप आगे बढ़ाएंगे आप लोग, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों हमारे बीच में मणिमाला जी हैं, उनसे आग्रह है कि वो यहाँ पर आ जाएं और आज के विषय पर अपनी बात रखें।
छात्र संघर्ष वाहिनी से लेकर के अल्टरनेटिव मीडिया से लेकर के और अभी गांधी दर्शन की डायरेक्टर तक का जो पूरा परिचय वो सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत नजदीकी रिश्ता प्रभाषी से रहा है। उन्हें भी याद करते हुए और जो भी आप अपनी बात रखना चाहें। सुनीलम जी और साथियों, मुझे आपका इनविटेशन कल मिला, सिर्फ कल, और आने का फैसला मैंने आज किया 2 बजे। तो बोलना पड़ेगा ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, ना ही बोलने की बात हुई थी, बस अभी कह दिया बोलो। दिमाग में कुछ था पर्यावरण के बारे में जो एकदम एक साधारण से साधारण व्यक्ति की समझ के लेवल पर ही समझ पाई हूँ मैं। लेकिन संदीप जोशी जी को सुन करके इतना सोपान जोशी जी को सुनने के बाद इतनी कंफ्यूजी आ गई कि जो कुछ भी था दिमाग में वो भी खत्म हो गया। क्योंकि मुझे लगता था कि पर्यावरण, जब नदियां साफ ना हो तो पर्यावरण का संकट है, क्योंकि आम आदमी नदियों से पानी लेता है, नदियों पे निर्भर करता है। जब यमुना नाले में बदल जाए तो संकट है, जब गंगा सूख जाए तो संकट है। क्योंकि मैं जहाँ पली बढ़ी, जहाँ आंदोलनों में, जहाँ सामाजिक जिंदगी का क ख ग घ सीखा, उस शहर में, पटना शहर में, हम जहाँ हमारा हॉस्टल था, जहाँ हमारा कॉलेज था, गंगा के किनारे था। गंगा के बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे, शहर की नहीं कर सकते थे। आज वो गंगा नहीं रही पटना में, तो मुझे लगता है पर्यावरण का संकट है। मैं पर्यावरण के संकटों को इन्हीं स्थूल रूपों में देख रही थी और समझ रही थी। जब हवा साफ न मिले तो पर्यावरण का संकट है। जब खाने के हर चीज में आप सोच रहे हो कि हम नेचुरल चीजें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और उन सब के नाम पे जहर पी रहे हो, वो जहर खा रहे हो, वो जहर खिला रहे हो, तो मेरे लिए वो संकट है पर्यावरण का। जब पर्यावरण में कोई भी चीज आपको स्वास्थ्य वर्धक ना मिले तो फिर मुझे लगता है कि पर्यावरण का संकट है। शब्दों की व्याख्या में जाऊं तो शब्द तो मेरी क्या सही होगी, झारखंडी हूँ वैसे, और घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो भाषा सही क्या होती है, गलत क्या होती है, इसकी बहुत खास समझ नहीं है 25 साल पत्रकारिता करने के बाद भी। लेकिन जो ऐसे ही लोग, मैं अमीर खुसरो की एक किताब पढ़ रही थी इधर के दिनों में, तो उसमें बड़ा बहस थी कि सही उर्दू क्या है, गलत उर्दू क्या है। तो उसमें उन्होंने क्या, जैसा आम आदमी बोलता है और समझता है, और जो शब्द आम आदमी को चीजें समझा सके, जो भाषा, वही उर्दू है और वही सही उर्दू है। तो मेरे हिसाब से हिंदी भी वही सही है, जो कि जो बोलना चाहूँ अगर बोल सकूं, और जो बोल के कहना चाहती हूँ सामने वाला समझ सके, तो वो सही है। बाकी भाषा की पढ़ाई हमने की नहीं, उस हिसाब से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, पर्यावरण का संकट तो है। क्योंकि जब आम इंसान को पानी न मिले, आम इंसान को हवा न मिले, आम इंसान को खाने लायक चीजें न मिले, और एक बहस चल रही थी टीवी में करीब 3-1 साल पहले, जब CSE ने कोक में जरूरत से ज्यादा जहर की बात उठाई थी, तो उन दिनों काफी बहस चली थी। उसमें एक हमारे प्रहलाद कक्कड़ हैं जो एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाते हैं, उन्होंने बड़े इसके साथ कि जो डॉक्टर कहते हैं कि 1 एप्पल अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे, तो वो गलत है क्योंकि एप्पल में भी जहर है। फिर कहते कहते उन्होंने कहा कि माँ के दूध में भी जहर है, तो फिर माँ का दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। मैं तो टीवी देख रही थी, दर्शक थी, मैं वहाँ नहीं थी, वहाँ होती तो शायद मेरा सवाल ये होता।